तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाओची अपनी ओपोनेंट को हरा देता है। ओपोनेंट को हराने के ऊपर डॉक्टर कियू से कहते हैं तुमने यहाँ पर इस टेस्ट को तो पास कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम परफाउंड पैलेस को ज्वाइन करने के लायक हो। तुमने इसको बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया, जबकि ये तो सिर्फ एक एग्जाम था। जाओची से कहता है क्या तुमने देखा नहीं, जब उसने यहाँ पर जाओ फेंग को जख्मी किया था तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। अब जबकि मैंने इसको जख्मी कर दिया, जबकि हमारा पहले से एक एग्रीमेंट हो चुका था, मुझे कह रही हो कि मैं इसको जख्मी नहीं कर सकता। एग्जाम्स के दौरान जहाँ पर जब फाइट कंपटीशन हो रहा है तो यहाँ पर जख्मी होना तो आम सी बात है। ऊपर से मेरी परफॉर्मेंस स्ट्रेंथ तो उससे बहुत ज्यादा कम है, मेरा लेवल भी उससे कम है, तो फिर मैं उसको जख्मी कैसे कर सकता हूँ। जहाँ पर मेरे पर इल्जाम नहीं आ सकता। सीकोंग डू भी आगे बढ़ता है और इंस्ट्रक्टर की से कहता है इंस्ट्रक्टर की का बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस लड़के ने यहाँ पर उसके साथ एक बेट की थी। फेंग जुई ने से कहा था कि इसके पास 3 मूव्स है, 3 मूव्स में अगर ये उसको हरा देगा जाओची पास हो सकता है, और इसने उस एग्रीमेंट को पूरा किया। इसने 3 मूव्स में फेंग जुई को हरा दिया है। तो अब ये हमारे परफाउंड पैलेस का एक स्टूडेंट बनने के लायक है कि इसने फेंग जुई को हरा दिया है। फेंग जुई क्योंकि मिडिल पैलेस का एक स्टूडेंट है, तो अब ये उसकी जगह पे उसकी पोजीशन ले सकता है और ये डायरेक्टली मिडिल पैलेस में जा सकता है। तो सभी लोग यही बातें कर रही होती हैं। तो जब हम इंस्ट्रक्टर की वहाँ पर सभी की बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, ठीक है इसने टेस्ट को पास कर लिया, अब इसे डायरेक्टली हम लोग मिडिल पैलेस में भेज देते हैं। जाओची भी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसे साइड से किसी के चलाने की आवाज आती है। कोई उसका नाम पुकारता है, कहता है जुनजी चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे कजन पर अटैक करने की। मूरोंग वहाँ पर अपने कजन को लेकर आ जाता है। तो मूरोंग का कजन जिसका नाम मूरोंग जी है, इनर पैलेस डिसाइपल है, तो जाओची से कहता है मैं मूरोंग जी का कजन मूरोंग हूँ, तुमने मेरे कजन को थप्पड़ मारा था। जाओची उसे कहता है हाँ मुझे याद है, हाँ मैंने उसे थप्पड़ मारा था। सीकोंग डू भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ। सीकोंग जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहीं से जंप करते हुए हमारे जुनजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है मेरे कजन को थप्पड़ मारा, अब तुम्हें इसकी कीमत तो चुकाना पड़ेगी। वहाँ पर अरीना के सेंटर में एक जबरदस्त धमाका होता है। जाओची क्योंकि पहले से काफी ज्यादा थका हुआ है, वो उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता था, लेकिन उसी वक्त सीकोंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मूरोंग जी के हाथ को वहीं पर रोक लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है। सीकोंग उसे कहता है मूरोंग ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम रैशली अटैक कर सकते हो। क्योंकि हमारा जुनजी भी सोच रहा होता है सीकोंग ने जहाँ पर उसकी हेल्प क्यों की, उसकी जान क्यों बचाई, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इन दोनों की स्ट्रेंथ तो मुझसे बहुत ज्यादा है, मतलब इनर डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मूरोंग सीकोंग से कहता है जुनजी ने मेरे कजन के ऊपर अटैक किया था, मैं अपने कजन की तरफ से इससे बदला लेने के लिए आया हूँ, क्या यहाँ पर मैं अपने कजन की तरफ से इससे बदला भी नहीं ले सकता। सीकोंग से कहता है जाओची के ग्रैंडफादर एक बार मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से जुनजी अब मेरा दोस्त है, तो अगर तुम्हें यहाँ पर इससे बदला लेना है तो तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा, पहले तुम्हें मुझे हराना होगा, उसके बाद तुम इससे बदला ले सकते हो। सुनने वाले भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब सीकोंग डू और इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है, इस वजह से जाओची यहाँ पर इतना एरोगेंटली बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा टफ है। तो जाओची ब्रदर सीकोंग से कहता है ब्रदर सीकोंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे इससे बचाने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी फाइट को खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा अपना मसला है और मैंने मूरोंग को थप्पड़ मारा था, तो मुझे इसे खुद ही हल करना पड़ेगा। तुम्हारा जाओची मूरोंग जी से कहता है मूरोंग जी अगर तुम वाकई में मुझे सबक सिखाना चाहते हो और अपने कजन का बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मूरोंग जी चिल्लाकर गुस्से के साथ उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जहाँ पर मुझे एक मौका दे रहे हो, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। जी उसे कहता है मुझे सिर्फ 3 महीने का टाइम दे दो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है फिर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो, मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए, 3 महीने के बाद हम दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे। 3 महीने के बाद अगर यहाँ पर फाइट के दौरान तुम मेरी जान भी ले लेते हो तो मुझे कोई भी मसला नहीं होगा। मूरोंग जी जल्दी से पीछे मुड़ जाता है और उसे कहता है चलो फिर ठीक है ये तय हुआ, 3 महीने के बाद हम लोग इस मसले को निपटाएंगे, दोनों आपस में फाइट करेंगे और किसी की डेथ के ऊपर ये मैच खत्म होगा। यहीं पर एक और लड़के की एंट्री होती है, उस लड़के का नाम किन वुशेंग होता है जो कि ब्लू विंड परफाउंड पैलेस का वाइस पैलेस चीफ होता है। यहाँ पर आता है और कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, तो मैं यहाँ पर इस बात का विटनेस हूँ कि तुम दोनों में एक डील हुई है, अगले 3 महीने के बाद तुम लोग यहाँ पर फाइट करोगे। सभी लोग देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वाइस पैलेस चीफ यहाँ पर क्या कर रहा है। लगता है कि इन दोनों का चैलेंज वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसी वजह से किन वुशेंग भी यहाँ पर आया है इनका विटनेस बनने के लिए। किन वुशेंग वहाँ पर आने के बाद जाओची से कहता है जाओची तुम्हारा बिहेवियर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तुमने यहाँ पर 3 महीने के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें डायरेक्टली इनर पैलेस में भेज रहा हूँ जहाँ पर तुम हमारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, तुम चाहो तो वहाँ पर कल्टीवेशन पगोडा को भी यूज कर सकते हो। 3 महीने का टाइम लिमिट खत्म होने के बाद तुम दोनों आपस में फाइट करोगे। मूरोंग जी कहता है मुझे इस लड़के से बिल्कुल भी डर नहीं है, मुझे 3 महीने की कंडीशंस एक्सेप्ट हैं और अगर इनर पैलेस में जाकर इसे कल्टीवेट करना है तो ये कर सकता है। किन वुशेंग हमारे जाओची से कहता है तो जाओची अब मुझे ये बताओ कि तुम क्या कहते हो, तुमने इस चैलेंज को प्रपोज किया है तो जाहिर सी बात है कि तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट तो करोगे ही। मैं तुम्हें बता देता हूँ अगर तुम इस मैच को जीत पाओगे तो तुम इनर पैलेस में हमारे मूरोंग जी
जी की प्लेस ले सकते हो, तुम इसकी पोजीशन ले लोगे। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम दोबारा कभी भी ब्लू विंड परफाउंड पैलेस का हिस्सा नहीं बन सकते, तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और तुम दोबारा कभी भी ज्वाइन करने के लायक नहीं रहोगे। जाओची उसे कहता है ठीक है मुझे ये डील मंजूर है। क्योंकि जाओची वहाँ पर सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि किन वुशेंग यहाँ पर मुझे सोशल स्टेटस इसीलिए दे रहा है, इससे भी पता होगा कि सिस्टर यूरो के साथ मेरे काफी अच्छे ताल्लुकात हैं, हो सकता है कि ये भी सिस्टर यूरो की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। अब तो मुझे और भी ज्यादा जानना है कि सिस्टर यूरो की आइडेंटिटी क्या है, कि बार बार सिस्टर यूरो यहाँ पर मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर कर रही है, यानी इस वक्त सिस्टर यूरो कर क्या रही होगी। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन इनर पैलेस का दिखाया जाता है। सीकोंग जाओची को अपने साथ लेकर कल्टीवेशन पगोडा के पास जाता है। वो उससे कहता है ये हमारा परफाउंड गैदरिंग पैलेस है, यहाँ पर की पावर बहुत ज्यादा कंडेंस होती है, तुम यहाँ पर बैठ कर कल्टीवेट करोगे तो बाहर के मुकाबले में तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। यहाँ पर कल्टीवेशन पगोडा को परफाउंड गैदरिंग पैलेस कहा जा रहा है, लेकिन मैं इसे कल्टीवेशन पगोडा ही कहूंगा, ताकि डार्क स्पिरिट में कल्टीवेशन पगोडास हैं। सीकोंग जाओची से कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। कल्टीवेशन पगोडा में तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी से बढ़ेगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी ज्यादा बढ़ेगी, इसी वजह से अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। सिर्फ मैं तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन पगोडा में जाने का मौका दे रहा हूँ, बल्कि इसके अलावा मैं तुम्हें अपने साथ वेपन रूम में लेकर चलता हूँ, वहाँ से तुम अपने लिए एक अच्छा सा स्पिरिट वेपन चूज कर सकते हो। इसके अलावा 2 मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी ले सकते हो। वो जाओची को अपने साथ लेकर मेन हॉल की तरफ चला जाता है, जहाँ पर से वो अपने लिए वेपन्स को चूज कर सकता है। जाओची कहता है क्योंकि ये ब्लू विंड परफाउंड पैलेस है तो यहाँ पर जो वेपन्स होंगे वो काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर से अपने लिए कोई अच्छा वेपन चूज करना पड़ेगा। वो लोग स्काई वेपन पवेलियन के अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे सेलेस्टियल वेपन्स होते हैं, बहुत सारे लो ग्रेड के वेपन्स भी होते हैं, हाई ग्रेड के वेपन्स तो पहले से किसी न किसी ने चूज किए हुए हैं। सीकोंग हमारे जाओची से कहता है यहाँ पर जितने भी वेपन्स हैं उन सभी को ट्रू परफाउंड वेपन्स भी कहा जा सकता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर वेपन्स ऐसे हैं जो कि स्पिरिट परफाउंड वेपन्स हैं। सीकोंग उसे कहता है यहाँ पर एक बहुत ही हाई ग्रेड का अर्थ परफाउंड वेपन भी रखा हुआ है, लेकिन वो किसी के इस्तेमाल का नहीं है क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, कि वो काफी ज्यादा हाई ग्रेड का वेपन है, लेकिन कोई भी उसे लेना नहीं चाहता। पिछले कई सालों से वो यहीं पर पड़ा हुआ है। जाओची आगे बढ़ता है, वहाँ पर एक बड़ी सी तलवार पड़ी होती है। वो ब्रदर सीकोंग से कहता है ब्रदर सीकोंग ये वाला वेपन कौन सा वेपन है? सीकोंग उसे कहता है यही तो वो अर्थ परफाउंड लेवल का वेपन है जिसके बारे में तुम्हें बता रहा था। इस वेपन को कोई भी नहीं लेना चाहता क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है। इसको ओवरलॉर्ड्स कोलोसल स्वर्ड कहा जाता है कि इसका वजन पूरे 2000 केजी है, तो कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर तो इसको उठा नहीं सकता, और अगर कोई उठा भी लेगा तो वो इसको स्विंग नहीं कर सकता। इसी वजह से बहुत सारे प्रैक्टिशनर यहाँ पर आते हैं। इसके हाई ग्रेड का होने के बावजूद ही कोई भी इसको चूज नहीं करता। जाओची जल्दी से आगे बढ़ता है और उस वेपन को उठा लेता है, जबकि सीकोंग उसे कहता है जूनियर ब्रदर अब ये मत कहना कि तुम्हें ये वाला वेपन चाहिए क्योंकि ये तो एक बेकार वेपन है। जाओची उस बड़ी सी तलवार को उठाने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी होती है। जाओची बड़ी मुश्किल के साथ उसको उठाता है। जाओची कहता है ये तो बहुत ज्यादा भारी है, मुझसे तो उठाई भी नहीं जा रही, और वो बड़ी मुश्किल के साथ उसको थोड़ा सा उठाता है, लेकिन साथ ही वो अपनी फायर पावर को भी एक्टिवेट करता है, तब जाके वो उसको उठा पाता है। जाओची कहता है ये वाली तलवार तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे ये वाली ही चाहिए। वहीं से वो अपने लिए परफॉर्मेंस स्किल्स को भी चूज कर लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद सीकोंग से कहता है ब्रदर सीकोंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे एक अर्थ ग्रेड का वेपन भी दे दिया और उसके साथ साथ मुझे 2 मार्शल आर्ट्स के स्किल्स की बुक्स भी दी हैं। इनको बहुत ही अच्छे से मास्टर करूंगा, अगले 3 महीने में मैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लूंगा। कि बेचारा सीकोंग सोच रहा होता है ये लड़का या तो बेवकूफ है, ये जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। इसको बताया भी था कि वो वेपन हाई ग्रेड का है, लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी है और कोई भी उसको चूज नहीं करता, लेकिन इसने उसी भारी वेपन को ही चूज कर लिया, और साथ ही इसने जो अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को चूज किया है वो भी बहुत ज्यादा बेकार टेक्निक्स हैं। लगता है कि इसको मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। जबकि हमारा जाओची कहता है अब जबकि मैंने यहाँ पर अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को भी चूज कर लिया है और अपनी तलवार को भी चूज कर लिया है, तो वक्त है जरा इस तलवार को उठाकर देखते हैं। चलो देखते हैं कि मैं इसको यूज भी कर सकता हूँ या नहीं। जाओची आगे बढ़ता है और अपने इवल सोल गेट को ओपन करने के बाद तलवार को उठाने की कोशिश करता है, तो जाओची बड़ी मुश्किल के साथ उसको उठा पाता है, लेकिन वो ग्राउंड के ऊपर जब उसको मारता है तो ग्राउंड भी नीचे से टूट जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी तलवार है, इसी वजह से उसके वजन से ही ग्राउंड टूट जाता है। जाओची कहता है इस तलवार का वजन पूरे 2000 केजी है, जहाँ पर अपनी इवल सोल गेट को भी यूज करते हुए इसको उठा नहीं सकता, लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब मैं इस तलवार को उठा पाऊंगा। मोली उसे कहती है जाओची मुझे ये बताओ कि तुमने इस बड़ी और भारी तलवार को क्यों चूज किया? सिर्फ इसलिए तुमने इसको चूज किया है कि इसका ग्रेड बाकी सारे वेपन से बहुत ज्यादा हाई था? जाओची उसे कहता है नहीं, इसका ग्रेड वाकई में हाई है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ इसका ग्रेड देकर नहीं चूज किया क्योंकि इसको देखकर मुझे लगता है कि ये कैसी तलवार है जो कि किसी की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। अपने प्यारों को अगर प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो मेरे हाथ में ऐसा वेपन होना चाहिए जो कि भारी और बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इस वजह से मैंने इस वेपन को चूज किया है।
मोली उसे कहती है तुमने जिस रीजन की वजह से इस तलवार को चूज किया है, मेरे बड़े भाई की रीजन भी बिल्कुल सेम थी। वो भी अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसी वजह से वो भी एक हैवी स्वर्ड के साथ प्रैक्टिस किया करता था। मोली सोच रही होती है मेरे बड़े भाई ने एक बहुत ही भारी तलवार के साथ प्रैक्टिस की ताकि वो मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन उस तलवार को उठाने के लिए उसने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा को प्रैक्टिस किया था। वो एक कल्टीवेशन टेक्निक है जिससे हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही उसने एक और टेक्निक जिसको ह्यूमनली वुल्फ हेल गॉड स्टॉर्म कहा जाता है, उस टेक्निक को भी मास्टर किया हुआ था, जिससे वो तलवार को बहुत ही आसानी के साथ स्विंग कर सकता था। मोली जाओची से कहती है जाओची क्या तुम वाकई में फ्यूचर में इसी भारी तलवार को यूज करने वाले हो? जाओची उसे कहता है हाँ मैं इसी तलवार को यूज करूंगा। उसे कहती है ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तुम इस बड़ी भारी तलवार को उठाना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक फॉरबिडन टेक्निक सिखाऊंगी, इसकी मदद से तुम इस तलवार को बड़ी आसानी से उठा सकते हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 51 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जाओची बुद्धिज्म की फर्स्ट स्टार्ट बुद्धा वे को सीखने की कोशिश करेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।